चप्पल से तुम्हें इतना बोल प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम ताम्र भस्म और उसका उपयोग इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग आइए, मैं एक दो लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूँ और हम लोग डिस्कस करेंगे कि ताम्र भस्म का अलग अलग व्याधियों में किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब ये किस तरह से काम करता है। ताम्र भस्म को कभी भी ब्लाइंडली यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताम्र भस्म अगर ज्यादा दे दिया जाए तो उल्टी भी करता है, वमनोपग होता है, हुरलास होता है। तो इसका मात्रा, इसका डोजेज, ये सब जानना बहुत जरूरी है और पूरा फार्मेकोलॉजी समझना भी बहुत जरूरी है। मैं अभी जो ताम्र भस्म के बारे में बताऊंगा वो भारत भेषज रत्नाकर, इसमें भाग 2 है, उसमें से लिया गया है। तो इसमें पहले क्या करना है कि ताम्र के पत्ते पत्र जो रहते हैं या ताम्र के तार है वो 10 किलो लेना है। और इसमें तिल तेल, तक्र, गोमूत्र, कांजी और कुल्थी का काढ़ा, ये 5 चीजों से हम लोग धातुओं का शोधन करते हैं। ये लेना है, तिल तेल, तक्र, गोमूत्र, कांजी और कुल्थी का काढ़ा। तो जो ताम्र के पत्ते हैं या फिर ताम्र के तार हैं, इनको गर्म करना है पूरा, और गर्म करने के बाद तिल तेल में डुबाना है, तक्र में डुबाना है, गोमूत्र में, कांजी, तैलम तेक्रे गवामूत्र ह्यार नालजे कुलत्थजे, ऐसा बताते हैं तो सामान्य शोधन हो जाता है। और फिर भाग तीसरा जो जिसमें विशेष शोधन होता है, तो शुद्ध पारा 2.5 किलो, शुद्ध गंधक 25 किलो, नींबू सोरस 5 लीटर, पुनर्नवा 5 लीटर, गाय का घी, पुनर्नवा का क्वाथ 5 लीटर और गाय का घी 2.5 किलो और सूरन 5 किलो। सबसे पहले क्या करना है कि सामान्य शोधन करना है। तो पहले क्या करना है कि ताम्र का पत्र है या ताम्र का जो तार है उसको लाल होने तक पूरा गर्म करना है, लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विड वो मेटल तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा उसको तिल तेल में डुबाना है, फिर उसको निकालने के बाद पानी से धोकर फिर से लाल करना है, फिर से तिल में डुबाना है, ऐसे 3 बार डुबाना है। फिर इसी तरह से क्रम से तिल तेल में डुबाने के बाद 3 3 बार, फिर तक्र में डुबाना है, फिर 3 बार, फिर गोमूत्र में 3 बार, फिर कांजी में 3 बार, कुल्थी के काढ़ा में 3 बार। इस तरह से हम लोगों ने किया तो यह टोटल कितना हो गया, 15 बार हो गया। मतलब हर प्रत्येक द्रव्य 5 है, तिल तेल, तक्र, गोमूत्र, कांजी और कुल्थी का काढ़ा। 3 3 बार किया तो 3 into 5 कितना हो गया, तो 15 टाइम्स हमने डुबा दिया। उसके बाद में यह सामान्य शोधन हो जाता है। तो उसके बाद शोधित जो ताम्र पत्र रहते हैं या फिर जो हमें मिल जाता है उसको लेना है और 3 दिन बॉईल होते हुए जो नींबू का रस है उसमें दोला यंत्र के सहायता से स्वेदन करना है। उसके बाद ताम्र पत्र के वजन इतना ही पारा ले लेना है और ताम्र पत्र के साथ 3 घंटे तक उसका खल करना है और उसके बाद में नींबू स्वरस की भावना देकर गोली करना है। तो वो पारा में जो शोधित ताम्र होता है वो पूरी तरह से मिल जाता है और फिर उसकी गोली करना है। फिर उसमें तांबे के दुगना मात्रा में, जैसे कि गंधक जो है वह 25 किलो ले लिया, उसमें गंधक डाल के फिर वो घोटते घोटते जो ताम्र और पारा है इसको घोटते घोटते फिर गंधक डाल के नींबू रस की भावना देनी है, फिर उसका गोली करके फिर उसका रखना है, फिर उसमें पुनर्नवा कल का लेप करना है और फिर ये गोली को सुखाना है। फिर ये गोला टाइप हो जाएगा तो इसमें शराब संपुट दे के मतलब शराब संपुट में डाल के और संधि बंद करके मुल्तानी मिट्टी से मात कापड़ करना है। और उसके बाद में ये सूखने के बाद फिर जो जैसे मटके में डाल दिया हमने, तो जिस तरह से पुट देते हैं तो 12 घंटा तक पुट देना है। फिर उसके बाद में वो मटके से जो निकलेगा उसमें सूरन के रस की भावना देना है, फिर से गोला बनाना है और उसमें हाफ गंधक डाल के गोघृत में घोट कर और फिर उसका लेप करना है। जो मिश्रण है उसमें घी का लेप करना है। फिर उसके बाद में फिर से उसका मतलब पुट में देना है, गजपुट देना है। गजपुट की प्रक्रिया 3 बार करना है। ऐसे जब करते हैं ना तो यह मारण हो जाता है। और ये पुट देना बहुत जरूरी है, अगर अच्छे तरह से मारण नहीं हुआ ताम्र का तो यह दाह करेगा, पसीना बहुत ज्यादा लगेगा, अरुचि करेगा, मूर्छा करेगा, उल्टी आएगा, चक्कर आएगा, मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो इसीलिए शोधन और मारण ये होना बहुत जरूरी होता है। यह जो ताम्र भस्म जब तैयार हो जाता है पूरा प्रोसेसिंग से, तो यह पित्त नाशक होता है, कफ नाशक होता है और यह सप्त धातुओं का पोषक होता है। और इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है, मतलब अगर एक रत्ती 125 mgm होती है तो इसका 1/10 भाग
हम लोग को यूज करना चाहिए, मतलब 12 mgm इतना मात्रा। और कुछ वैद्य लोग तो पुट और ज्यादा बढ़ा के उसकी मात्रा बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, और यह आमाशय पे और यकृत पे विशेष रूप से कार्य करता है। और यह सामावस्था में भी उपयुक्त रहता है। विशेष रूप से यह अर्श व्याधि में, यक्ष्मा में पांडुरोग नाशक होता है। आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। यह तिक्त कषाय रसात्मक होता है, उष्ण वीर्यात्मक होता है, मधुर विपाकी होता है। ग्रंथों में ताम्र भस्म का प्रयोग जो है वह उदर रोग में, असाइटिस की कंडीशन होती है और 8 प्रकार के उदर रोग सभी में इसका प्रयोग किया गया है। कुष्ठ रोग में किया गया है, आम दोष में किया गया है, कृमि नाशक है, यकृत वृद्धि नाशक है। और जैसा व्याधि उस तरह से अनुपान बदल जाता है। यकृत पे काम में करना है तो हम लोग आरोग्य वर्धन में ताम्र भस्म है तो दूध के साथ दिया जाता है। जैसा जैसा व्याधि उस तरह से अनुपान बदला जाता है। मात्रा जो है तो ग्रंथों में 20 से 60 मिलीग्राम ऐसा बताया है, लेकिन हमारे पुणे के वैद्य लोग तो 12 mgm या 10 mgm या कुछ लोग तो 2 mgm इतना कम मात्रा में भी देते हैं। और अनुपान रोग के हिसाब से देते हैं। और यह त्वचा विकारों में बहुत अच्छा काम करता है, हिपेटोमेगैली में बहुत अच्छा काम करता है, या फिर स्प्लीनोमेगैली में बहुत अच्छा काम करता है। और ग्रंथों में अगर देखेंगे हम लोग, रस रत्न समुच्चय नाम का ग्रंथ है, उसमें तो ताम्र भस्म के बारे में ऐसा बताया कि परिणाम शूल उदरम शूलम चा पांडु ज्वरम, मतलब परिणाम शूल जो होता है, अल्सरेशन होता है, उसमें अच्छा काम करता है। किसी भी तरह का पेट दर्द में अच्छा काम करता है। पांडु रोग जो रहता है जिसमें खून की कमी हो जाती है उसमें अच्छा काम करता है। गुल्म रोग में, प्लीहा रोग में, यकृत रोगों में, क्षय में, राजयक्ष्मा में, अग्नि मांद्यता में, प्रमेह व्याधि में बहुत ही बढ़िया काम करता है। और सोमनाथी ताम्र जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। उसी तरह से कुष्ठ व्याधि में बहुत अच्छा काम करता है। और ऐसे बोलते हैं कि पिपली और मधु के साथ अगर ताम्र भस्म का प्रयोग किया जाए तो सर्व रोगेशु योजित, सभी रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। फिर बोलते हैं कि श्वासम काशम क्षयम पांडुम, श्वास रोग में, काश रोग में, क्षय रोग में, पांडु रोग में, अग्निमांद्य में, अरोचक में, प्लीहा रोग में, मूर्छा में, सभी तरह का जो अग्नि से रिलेटेड, जो अग्नि मंदता से रिलेटेड व्याधि है सभी में ये काम करता है। उसी तरह से यह जितने भी ग्लैंड्स होते हैं अपने बॉडी में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, सभी की विकृति में ताम्र भस्म का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। यकृत और प्लीहा की वृद्धि अगर होती है, हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, तो ताम्र भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और जो मृत प्राय जो भी घटक द्रव्य शरीर में डेड हो रहे हैं, या फिर नेक्रोसिस हो रहा है, या फिर गैंग्रीन हो रहा है, वहां पर भी जहां डेड हो रहे हैं, तो सेल डेथ हो रही है वहां पर, कोई भी सेल्स है ना, वहां पर अगर यकृत को उत्तेजना दे दिया जाए तो यकृत से वो जो कार्य होता है, रस रक्त रक्त रस से रंजन करके रक्त धातु बनता है। तो एक तरह से यकृत जो है, यकृत पर काम करने वाली दवाइयां जो रहती हैं वह जीवन देती हैं, ऐसा आयुर्वेद मानता है। गैंग्रीन के भी जो इन्फेक्शन होते हैं वहां पे यकृत पे काम करने वाली दवाइयां, जैसे पुनर्नवा मंडूर है, या फिर हम लोग आरोग्य वर्धनी वटी देते हैं, ताम्र भस्म देते हैं, यकृत को अच्छा कर दिया। तो जहां पर भी डेथ, सेल डेथ हो रही है, तो वहां पर बहुत अच्छा, क्योंकि रक्त धातु अच्छा बन जाता है, तो इसलिए यकृत पे काम करने वाली दवाई देनी है। तो यह मतलब मेन ये करना है कि ये यकृत को अच्छा करता है, तो सेल डेथ की जो पैथोलॉजी है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से अगर पित्ताशय संकुचित हो गया है, या फिर पित्त बहुत ज्यादा घट्ट हो गया है, और वहां पे ऐसा संप्राप्ति बन रहा है कि गॉल ब्लैडर स्टोन बन रहा है, उसमें भी ताम्र भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। गॉल ब्लैडर का जो पेन होता है, कॉलिकी पेन, उसमें भी ताम्र भस्म का प्रयोग कनकासव के साथ करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यह यकृत पित्त का स्त्राव जो है उसको नियमित रूप से कर देता है। और जो यकृत पित्त से जो स्टोन बन जाते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन, कोलिलिथियासिस, उसमें यह पूरी तरह से उसको डिसॉल्व करने में बहुत सहायता करता है। और इसी का योग होता है त्रिविक्रम रस, इसी से बनाया जाता है प्रोसेसिंग करके। तो त्रिविक्रम रस को गॉल ब्लैडर स्टोन में हम लोग देते ही देते हैं। और सीबीडी जो रहता है, सेंट्रल बिलियरी डक्ट, उसको भी ओपन करने में ये ताम्र भस्म का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। इसी तरह से ताम्र भस्म जो है वो स्प्लीनोमेगैली में बहुत अच्छा काम करता है। वहां पे जो भी स्त्रोतोरोध होता है, तो ये उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य है, और ये अपने प्रभाव से, उष्णता तीक्ष्णता से वहां का स्त्रोतोरोध जो है वह पूरी तरह से ठीक कर देता है। ताम्र भस्म के साथ अगर कुमारी ऐसा सौम्य रेचन द्रव्य दे दिया तो यह बहुत ही अच्छा प्लीहा वृद्धि में काम करता है, मतलब जो स्प्लीनोमेगैली रहती है। इसी तरह से जो कैंसर के कंडीशन रहते हैं, जहाँ पे स्टमक कैंसर, डिओडिनल कैंसर, जहां पर भी मतलब ऐसा हमें यकृत को उत्तेजना देके ठीक काम करना है, तो वहां पर हम लोग अगर हम लोग ताम्र भस्म का प्रयोग करें, ताम्र भंग का प्रयोग करें, तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है।
ताम्र भस्म जो है वो वात प्रधान या कफ प्रधान दोष में बहुत अच्छा काम करता है। और पित्त प्रधान दोष जो रहते हैं, ग्रंथि में लीनता आ गई है, पित्त प्रधान में वंग भस्म देना चाहिए। और वात और कफ प्रधान दोषों में ताम्र भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ताम्र से मांसार्बुद रहता है, कैंसर होता है तो दोषों का स्त्राव होने लगता है। और फिर दोषों का स्त्राव होता है तो कभी कभी ब्लड भी आने लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा उष्ण वीर्यात्मक है। तब हमें जहां पर भी पित्त और रक्त की दृष्टि ज्यादा हो रही है ताम्र से, क्योंकि बहुत उष्ण तीक्ष्ण है, वहां पे हमें वंग भस्म देना है, क्योंकि वंग भस्म सौम्य होता है, ताम्र भस्म उष्ण होता है। उसी तरह से ताम्र का प्रयोग जो होता है वो हृदय की विकृति में होता है, यकृत की विकृति में होता है, किडनी के विकृति में हो जाता है। हृदय की विकृति हो जाती है तो कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम रहता है तो लीवर का फंक्शन जरूर गड़बड़ हो जाता है, और उसके बाद में फिर वह असाइटिस जलोदर में वो कन्वर्ट होने लगता है। तो इसीलिए ऐसे बोलते हैं कि स कुपितो दोषः समुत्थान विशेषता, हृदय जो विकृत हो गया, स कुपितो दोषः समुत्थान विशेषता स्थानांतराणि च प्राप्य विकारं कुरुते भवन। मतलब एक दोष एक जगह पे दूषित हुआ तो दूसरे जगह में जरूर वो स्थानांतर होकर बहुत सारे विकार उत्पन्न कर देता है। तो इसीलिए हृदय का कोई भी व्याधि हो गया तो उसका इफेक्ट यकृत और यकृत का हो गया तो हृदय पे होता है। तो और कफ प्रधान और कफवात प्रधान दोषों में हम ताम्र का उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा करता है। ताम्र भस्म जो है वो डायरेक्ट मूत्रल कार्य नहीं करता है, ताम्र भस्म से कभी भी मूत्र की उत्पत्ति ज्यादा नहीं होती है। तो फिर जलोदर में क्यों दिया जाता है? तो जलोदर में यह मतलब जलोदर में जब पानी बहुत ज्यादा जमा हो गया है तो हम लोग ताम्र भस्म दे रहे हैं, तो ये डायरेक्ट मूत्र प्रवृत्ति करेगा ऐसा नहीं है, उसमें हमें मूत्रल दवाइयां देनी पड़ती हैं। ये केवल यकृत को उत्तेजना करता है, यकृत से पित्त का स्त्राव को अच्छा करेगा, लेकिन जो पानी निकालना है उसके लिए हमें पुनर्नवा गोक्षुर या चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवा गुगुल, पुनर्नवा रिष्ट, फिर ऐसे मतलब मूत्रल दवाइयों की योजना करनी पड़ती है। और ताम्र भस्म के साथ शामक मूत्रल देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से विरेचक द्रव्य भी देने से, जब हम लोग जलोदर में देते हैं तो पानी निकलने विरेचन करने वाली द्रव्य जैसे जलोदर आदि रस है, या फिर उदरामृत वटी के साथ कुछ ऐसे मतलब अश्वकंचुकी रस, नाराज रस, इच्छा विधि रस, त्रिवितलयम, फिर एरंड तेल, ऐसे जब हम विरेचक करने वाले द्रव्य देते हैं तब ताम्र भस्म जो रहता है वह मतलब अच्छा यकृत को उत्तेजना देके स्त्रोतरोध को दूर करने में सहायता करता है। किसी किसी को ताम्र भस्म देने से उल्टी आती है या लूज मोशन होता है, क्योंकि वहां पे पित्त में बहुत ज्यादा उष्णता है, तीक्ष्ण उष्ण तीक्ष्ण गुण, सर गुण बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि मतलब हमें जब आमावस्था है तो वो विरेचन होने देना चाहिए। तो उसमें या तो डोज पहले कम कर दें ताम्र भस्म से, अगर दे रहे हैं तो अगर उल्टी और लूज मोशन हो रहा है तो डोज कम कर दें या बंद कर दें। उसके बाद में आम को निकालना है तो हमें जो आरगवद है, आरगवद का कषाय देके दोषों को निकाल देना चाहिए, या कुटकी जैसे द्रव्य देके दोषों को निकाल के फिर ताम्र भस्म कम मात्रा में देके फिर हम प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ताम्र भस्म देने से रक्त भी बढ़ जाता है, मतलब सॉरी ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। कभी कभी बहुत ज्यादा रक्त पित्त जैसे संप्राप्ति देखी जाती है, अगर ज्यादा मात्रा में ताम्र भस्म दे दिया जाए तो नाक से, मुंह से, आंख से, जो ऊर्ध्वक रक्तपित्त के जो द्वार है जहां से रक्त आता है वह भी संप्राप्ति देखी जाती है। तो ऐसे उष्ण प्रकृति वाले, मतलब पित्त प्रकृति वाले और जिनकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है उनको ताम्र भस्म डायरेक्ट ही नहीं देना चाहिए। उसी तरह से अगर किडनीज में अगर पाइलोनेफ्राइटिस है जहाँ पे पुयत्पत्ति है, वहां पे ताम्र भस्म का प्रयोग करने से जो पस वगैरह जो है पाइलोनेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मतलब ये एक तरह से एंटीबायोटिक का काम करता है। और स्प्लीनोमेगैली, हिपेटोमेगैली और कफोदर में ताम्र भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से विसूची का जो व्याधि होती है उसमें ताम्र भस्म का, कॉलेरा जो रहता है उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है, क्योंकि विसूचिका में बहुत बार लूज मोशन होने के बाद झटके आने लगते हैं। तो जो झटके हैं ना शरीर में आने वाला, वह ताम्र भस्म देने से तुरंत ही बंद हो जाता है। इसी तरह से ताम्र भस्म का प्रयोग करने से अगर ताम्र भस्म का प्रयोग कर रहे हैं और विसूचिका है तो उसमें ये ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर उसमें उल्टी आ रही है, नौशिया फीलिंग हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, भ्रम हो रहा है, तो ताम्र भस्म से वह कम हो जाता है। ताम्र को कम मात्रा में देना है, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि कितना मात्रा में दिया जा रहा है। और उसके बाद में ताम्र से वो कम हो जाएगा, उल्टी, लूज मोशन, पेट दर्द ये कम हो जाएगा। तो उसके बाद में माक्षिक भस्म, शंख भस्म, कामदुधा वगैरह द्रव्य देने से कॉलरा का जो उल्टी, लौशिया वगैरह है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है।
ताम्र का उपयोग जो है अम्ल पित्त में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ना ताम्र जो है ना वह क्या करता है कि पित्त की जो सिक्रीशन, पित्त का सिक्रीशन है जो द्रव गुण से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसको ये रेगुलेट कर देता है। क्योंकि किसी किसी को अम्ल पित्त इतना ज्यादा होता है कि खाना खाने के बाद बहुत चक्कर आने लगता है, पेट दर्द होने लगता है। जो अम्ल धर्मी, अम्ल पित्त बोलते हैं, अम्ल धर्मी मतलब लिक्विड फॉर्म में ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है। मैं क्षार धर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्षार धर्मी में ताम्र भस्म को डायरेक्ट नहीं देना चाहिए। जो अम्ल धर्मी अम्ल पित्त है जो द्रव गुण से बढ़ता है, खाना खाने के बाद ही चक्कर आने लग रहा है, बहुत पेट दुख रहा है, उल्टी आ रही है, ऐसे जो अम्ल धर्मी रहता है उसमें अगर ताम्र भस्म का प्रयोग किया जाए तो दीपन पाचन कार्य करके साम पित्त का पाचन करता है। स्वर्ण माक्षिक भस्म जो है यह भी अगर दे दिया जाए तो क्षार धर्मी वाला जो है अम्ल पित्त, उसमें स्वर्ण माक्षिक भस्म, वंग भस्म, या जो शीत वीर्यात्मक द्रव्य है, वासा है, शतावरी, उसके साथ दे दिया जाए तो क्षार धर्मी वाला अम्ल पित्त में भी बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से अगर सेंद्र विष कोष्ठ में बहुत ज्यादा हो गए या फिर गर विष बहुत ज्यादा हो गए तो उसकी वजह से मद उत्पन्न हो जाता है, तब ताम्र भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जहाँ पे कफ भुष्टता है उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। अन्न द्रव शूल है, मतलब खाना खाने के बाद जो पेट में दर्द हो रहा है या फिर पेट में ग्रंथि की वृद्धि हो रही है तो उसमें भी ताम्र भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यकृत और प्लीहा की वृद्धि में ताम्र भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर WBC जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इन्फेक्शन का पैथोलॉजी है, उसमें भी ताम्र के कल्प देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो लोग नॉनवेज बहुत ज्यादा खाते हैं तो उनको ना शुगर की बीमारी ज्यादा होने का चांसेस रहता है, क्योंकि वो मांस जो रहता है ना, हाई प्रोटीन वाला जो चीजें रहती है वो पचने में मुश्किल होती है, तब मतलब प्रमेह होने के चांसेस ज्यादा। जो लोग नॉनवेज कंटिन्यू बहुत ज्यादा खाते हैं उसमें ताम्र भस्म का प्रयोग, ताम्र के कल्प या ताम्र का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कफज गुल्म या अष्ठिला है उसमें भी ताम्र भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। ग्रहणी विकार जो है उसमें पित्त का उत्पत्ति कम हो रहा है, तीक्ष्णत्व कम होने से ग्रहणी रोग हो जाता है, और जो मल प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा सफेद या चिपका चिपका होने लगता है, मोहरबद्धम मोहद्रवम मल प्रवृत्ति होती है और उल्टी आने लगती है, और शौच में बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आने लगता है, आंव पड़ने लगता है। ऐसे में ताम्र भस्म का प्रयोग करने से या ताम्र के कल्प प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ताम्र को अगर देखा जाए पूरी तरह से तो ताम्र जो है वो बहुत ज्यादा उष्ण है, तीक्ष्ण है और भेदन करने वाला है, पित्त का स्त्राव करने वाला है। तो इसीलिए ये इसको जब भी यूज करें तो बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उत्तेजना देता है, और यह उत्तेजना यकृत को उत्तेजना देता है, पित्त का सिक्रीशन बहुत ज्यादा फास्ट बढ़ा देता है। उसी तरह से ये भस्म जो है ये किसको नहीं देना चाहिए, तो बहुत सारे ग्रंथकारों का ऐसा मत है कि यह गर्भिणी को लॉन्ग टर्म में नहीं देना चाहिए, या ताम्र के कल्प जो है आरोग्य वर्धिनी वगैरह वो ज्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं, गर्भिणी को नहीं, सुतिका को नहीं, बाल वृद्ध शतशीर्ण को नहीं देना चाहिए, क्षय रोगियों को नहीं देना चाहिए, अर्श रोगियों को नहीं देना चाहिए, जिनको रक्तार्श है उनको बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं देना चाहिए। थोड़े दिन के लिए दे दिया जाए तो ठीक है, या एक मंडल तक दे दिया जाए, 42 डेज दे दिया जाए फिर ब्रेक कर दिया जाए तो अच्छा रहता है। और ताम्र से अगर कोई भी विकृति उत्पन्न हो जाती है तो उसमें मौक्तिक भस्म का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ पे उल्टी और लास और रक्त पित्त जैसे संप्राप्ति हो रही है, मतलब हमें ये भी मालूम है कि ताम्र का कॉम्प्लिकेशन हो गया है तो क्या करना है, तो हमें मौक्तिक भस्म या शीत वीर्यात्मक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से अगर ताम्र का प्रयोग करें देखें तो यह रस और रक्त मांस में बहुत अच्छा काम करता है, कफ दोष में अच्छा काम करता है, यकृत और प्लीहा पे इसका काम बहुत अच्छा होता है, जो उंडुक है सीकम उसमें बहुत अच्छा काम करता है, पित्त धरा कला पे अच्छा काम करता है, ताम्र भस्म पक्वाशय पे, ग्रहणी में, कोष्ठ की ग्रंथियों में जहाँ कैंसर वगैरह है वहां पे बहुत अच्छा काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जितने भी बॉडी में उनमें अच्छा काम करता है। इससे पित्त का स्त्राव अच्छा होने लगता है, और पित्त का तीक्ष्णत्व उष्णत्व बढ़ जाता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है, और रक्त स्त्राव जो है जहाँ पे नहीं हो रहा है वह अच्छा होने लगता है। ताम्र का प्रयोग अगर हम लोग देखें तो यह उदर रोग, प्रमेह, अजीर्ण, विषम ज्वर, सन्निपात ज्वर, फिर कफोदर, पित्तोदर, प्लीहोदर सभी में होता है, यकृत विकार, परिणाम शूल, हिचकी, अफरा, अतिसार, संग्रहणी, कैंसर, मासार्बुद है, फिर पांडु रोग है, गुल्म, कुष्ठ कृमि, फिर कॉलरा, अम्ल पित्त, प्लेग, इन सब में महाऔषधि है। इसका रस रसायन के रूप में प्रयोग करते हैं, और यह अत्यंत शक्तिवर्धक है, रुचिकारक है, कामोद्दीपक है। यकृत में विकृति होने से पित्त का निर्माण कम होता है, तो यकृत में भी पित्त पत्थरी हो जाती है, वहां पे लीवर में सिस्ट हो जाता है, उसके लिए भी ताम्र भस्म जो है
जहां पर भी सिस्ट फॉर्मेशन हो गया है यकृत में, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। या फैटी लीवर है, यहाँ पे मेद बहुत ज्यादा संचित हो जाते हैं, उसमें भी ताम्र या ताम्र की कल्प करने का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसका पित्ताशय पे, यकृत पे बहुत अच्छा काम करता है। हिपेटोमेगाली होने की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो वहां पर भी स्त्रोतोरोधजन्य संप्राप्ति को ये भंग करने में बहुत अच्छा काम करता है। अगर पेट दर्द हो रहा है या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन में ताम्र भस्म को कपर्दक भस्म के साथ दे दिया जाए, करेले के पत्तों के रस के साथ दे दिया जाए, घी और चीनी के साथ दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से प्रोस्टेटोमेगैली है, उसमें भी, या गुल्म की गांठ है उसमें भी, या हिपेटो स्प्लिनोमेगैली है, उसमें ताम्र भस्म 1 रत्ती, शंख भस्म 2 रत्ती, मूली का क्षार 4 रत्ती कुमारी आसव के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से जब हम ताम्र भस्म का प्रयोग कर रहे हैं तो शंख भस्म, मूली क्षार, कुमारी सब सन दे रहे हैं, तो रेचन करने वाली भी दवाइयां दे दें, पेट साफ करने वाली, तो बहुत अच्छा फायदा करते हैं। जलोदर में स्पेशली बताया गया है कि ताम्र का, केवल ताम्र का ही प्रयोग ना करें, उसके साथ मूत्रल दवाइयां, मूत्र विरेचन करने वाले द्रव्यों का भी प्रयोग करें। और उसमें फिटकरी का भस्म, कुटकी का चूर्ण, पुनर्नवा, मकोए, गोक्षुर ऐसे देने से बहुत अच्छा फायदा करते हैं। इसी तरह से ये कॉलरा में प्याज के रस के साथ और कर्पूर रस, मयूर पिच्छा मशी के साथ, मधु के साथ अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। और हृदय को ताकत देने वाली दवाइयां कॉलरा में देनी पड़ती है, तो ताम्र भस्म के साथ में हम लोग अब्रक भस्म का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा करता है। या हृदय अर्णव रस, प्रभाकर वटी, नागार्जुन आम्ल रस के साथ दे तो बहुत अच्छा फायदा करता है। अम्ल पित्त में ताम्र भस्म देना है जो अम्ल धर्मी है, जिसमें द्रव गुण से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, स्वर्णमाक्षिक भस्म शहद के साथ दे, मनुका और हरितकी के साथ दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रक्त बढ़ाना है तो लौह भस्म का प्रयोग अच्छा लिखा है, लेकिन वैज्ञानिक बहुत सारे आचार्यों ने रिसर्च किया है कि लौह में भी ताम्र का अंश रहता है, तो ताम्र भी रक्त बढ़ाने में बहुत ज्यादा काम करता है, तो इसीलिए हम लोग मंडूर भस्म के साथ ताम्र का भी प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर कफज प्रमेय है तो उदुम्बर या गुलर के फल के चूर्ण के साथ अगर एक एक माशा की मात्रा में अगर दे दिया जाए तो कफज प्रमेय में काम करता है। वातज प्रमेय जो है, मधुमेह वगैरह, तो गुरुची सत्व के साथ अगर दे दिया जाए तो फायदा होता है। अगर ताम्र भस्म को अजीर्ण में दे दिया जाए त्रिकट्टु के साथ तो बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर मधु के साथ दे दिया जाए तो सन्निपात, ज्वर और कफ प्रदान रोगों में ये बहुत अच्छा काम करता है। अदरक के सोरस और मधु के साथ ताम्र का प्रयोग करें तो कफ प्रधान जितने भी व्याधि हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है। यह ताम्र भस्म सभी शूलों में गंधक और इमली के क्षार के साथ प्रयोग किया जाए, घी के साथ प्रयोग किया जाए तो सभी तरह के शूल में बहुत अच्छा काम करता है। हिचकी आ रही है तो जम्बीरी नींबू के रस के साथ ताम्र भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। हिचकी आ रही है तो मधु और घी विषम मात्रा में लेके हिचकी में ताम्र भस्म का प्रयोग विषम मात्रा में लेने से बहुत अच्छा फायदा होता है। आमातिसार है, आम के साथ अतिसार हो रहा है तो बेलगिरी का चूर्ण, पिपली चूर्ण के साथ अगर ताम्र भस्म का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पांडु रोग है तो नवायस लौह, मंडूर भस्म के साथ इसका ताम्र भस्म का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कृमि रोग में वायुविडंग चूर्ण और बाकुची चूर्ण के साथ अगर प्रयोग कर दिया जाए तो ताम्र भस्म का बहुत अच्छा फायदा होता है। कुष्ठ रोग में बाकुची चूर्ण या कुष्ठग्न द्रव्यों के साथ ताम्र भस्म का प्रयोग कर दिया जाए तो यह उष्ण तीक्ष्ण है तो क्लेद को पूरी तरह से निकालता है, त्वचा रक्त मांस लसिका को अच्छा कर देता है, तो ताम्र भस्म का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। अगर यकृत में दाह हो रहे तो ताम्र भस्म को गुरुची सत्व के साथ, अनार के रस के साथ, आंवला मुरब्बा के चाशनी के साथ दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर अम्ल पित्त है, क्षार धर्मिता या अम्ल धर्मिता, तो कुष्मांड का स्वरस और मिश्री के साथ अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो ये ताम्र भस्म अत्यंत उग्र है, तीक्ष्ण है, भेदी है, पित्त स्रावी है, तो इसलिए इसको संभाल कर यूज करना चाहिए। ताम्र में वांति और भ्रांति दोष रहता है, मतलब ज्यादा ताम्र दे दिया तो चक्कर आता है या उल्टी आती है, तो इसलिए इसको ताम्र को कितना देना है ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। और हमारा जो ताम्र भस्म है वो पूरी तरह से शुद्ध हुआ होना चाहिए, अच्छे से शोधन मारण हुआ, तभी वह प्रयोग करने में फायदा करता है। आप लोग का कोई अनुभव है ताम्र भस्म का तो बताइए कृपया। मैंने जो भी बताया वो मेरे सर के नोट से बताया, मैं इसका पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने यूज किया है, विनीता चौहान मैम, ताम्र भस्म का प्रयोग किया है या ताम्र के कल्प, आरोग्य वर्धिनी वगैरह का यूज किया है आपने? अर्चना मैम, हाँ बोलिए विनीता प्रणाम मैम। सर। हाँ, जी प्रणाम। सर, आरोग्य वर्धनी तो मैं ऑलमोस्ट सारे पेशेंट में यूज करती हूँ, मतलब एक मेरा रहता ही है वो, क्योंकि उसमें ताम्र रहता है और भी काफी सारे घटक द्रव्य रहते हैं, तो वो काफी मैं उसको यूज करती हूँ। हाँ हाँ। जी सर।
ठीक है। इसके अलावा सिर्फ ताम्र भस्म अकेले मैंने कभी यूज नहीं किया, थोड़ा वही वाली प्रॉब्लम लगती है नोजिया वाली की, मतलब पेशेंट कंप्लेन न करे। अच्छा जी सर। ठीक है, आपने कभी ताम्र का कॉम्प्लिकेशन देखा है कि नौशिया? नहीं सर, मतलब देखा नहीं है, बस मुझे लगता है पता नहीं वो सही से शोधन मारण हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें होता ही है ताम्र में, तो फिर इसलिए थोड़ा सा मैं प्रिकॉशन के तौर पे इसको कम यूज करती हूँ। आरोग्यवर्धनी दे देती हूँ, पर ताम्र भस्म प्योर नहीं देती हूँ। अच्छा ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर अर्चना मैम, आपने यूज किया है? सर आरोग्यवर्धिनी किया है, अकेले हाँ। नहीं किया ताम्र भस्म। अच्छा यस सर। ठीक है, आरोग्यवर्धन किया है। ताम्र भस्म का आपने गॉल ब्लैडर स्टोन वगैरह में किया है क्या किसी ने यूज? त्रिविक्रम रस या ताम्र भस्म, कुछ बताइए आप लोग, बाकी लोग भी बताइए। कंचन मैम तो नहीं है ना अभी, शायद मैम का एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। माधुरी मैम, आप बताएंगी आपने यूज किया है? गुड इवनिंग तकदीर सिंह सर। जी? सर मैंने भी ऐसे अलग से यूज नहीं किया, मैंने भी आरोग्यवर्धिनी में ही यूज किया है सर, ऐसे पेशेंट को अच्छा नहीं किया ठीक है, आरोग्यवर्धिनी। तो उसका कैसा रिजल्ट है आपको सर ताम्र का? अच्छा है सर, लीवर के डिसऑर्डर, स्किन के डिसऑर्डर आरोग्यवर्धिनी देती है सर, तो उसमें तो आया है सर, अच्छा रिजल्ट आता है, ऐसा ये नहीं कि नहीं आता, कभी होता नहीं है सर, आता है। आरोग्यवर्धिनी थी बहुत ही अच्छी। हाँ, आपने कौन कौन सी व्याधियों में आरोग्यवर्धन यूज किया मैम? सर पहले तो मैं ना दीपन पाचन के लिए तो वो देती हूँ, अजीर्ण, अग्निमांद्य, बोलते हैं ना, वेट लॉस के लिए भी, और कभी वेट इंक्रीज करने के लिए भी सर, भूख लगने के लिए भी आरोग्यवर्धिनी अच्छी है। कुष्ठ रोग में सर, स्किन के डिसऑर्डर में तो ऑलमोस्ट मैं देती हूँ स्टार्टिंग में ये, और जिसमें स्त्राव वगैरह होता तो ये अच्छा हील कर देता है आरोग्यवर्धिनी सर। अच्छा उसमें उसमें भी रिजल्ट आता है आरोग्य। स्किन का तो सर उसमें होता ही है सर, और कुछ इन्फ्लेमेटरी भी हुआ तो भी उसमें भी दे देती हूँ आराम। दीपन पाचन के स्टार्टिंग में मैं फेज में दे ही देती हूँ आराम। अच्छा ठीक है, और डॉक्टर तकदीर सिंह जी आप बताइए। क्या जा एक और पा ने पेज से खोल ली। मैं आपकी टिल्ली की थी ना टाइम। हां हूं काफी लोग म्यूट करिए। कहीं कुत्ता बढ़िया गया ना रात ਨੂੰ खलोता। ठीक है, और जागीर सिंह जी आपने यूज किया है? किसी ने यूज किया है? श्वेता मैम, शशि रेखा मैम, रश्मि गुप्ता मैम, आप लोगों ने यूज किया है? नहीं किया है तो अभी हम लोग जाते हैं, हम लोग सेशन बंद करते हैं, बाद में हम डिस्कस सर करें। रश्मि मैम सर किया है यूज? नमस्ते सर, मुझे कुछ कहना है। मैं तो ताम्र हाँ भस्म तो ऐसे अकेले कभी यूज नहीं किया है, बट हाँ आरोग्यवर्धिनी बटी हमेशा पेशेंट को ऐड करती हूँ। बट हाँ सर प्रशांत सर अभी कुछ दिनों पहले बोल रहे थे कि कैंसर में जो है हमेशा हर घर में जो है आरोग्यवर्धिनी बटी और त्रिफला चूर्ण होना ही होना चाहिए। तो क्या हाँ। ताम्र भस्म होने से उन्होंने ऐसा बोला था? नहीं, आरोग्यवर्धिनी में तो कुटकी भी है और शिलाजित हाँ, भी है। नहीं वो तो है, बट जैसे अभी आपने बहुत सारे मल्टीपल रोल बताए इसके, तो ताम्र भस्म का कैंसर में भी आपने ऐसे यूज बताया उसका, तो हाँ, शायद इस वजह से उन्होंने बोला था। आप अभी वो आएंगे ना सर, तो आप उनसे पूछेगा उनके माइंड में क्या था, उनका क्या एक्सपीरियंस है वो बताएंगे। जी सर, वैसे इफेक्ट सर इसके अच्छे हैं। अग्निमांद हो, अजीर्ण है, या फिर कोई भी थायराइड का प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज है, तो मतलब ज्यादातर तो एड एक सेफेस्ट ड्रग जैसा लगता है, तो उसको शुरुआत में कुछ नहीं समझ में आया तो इसको तो ऐड करते ही करते हैं। जी जी सर। ठीक है, जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अभी हम 8:15 मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बोलते हैं वो लोग है नहीं, और बाकी लोग तो चुप रहने वाले लोग हैं। तो ठीक है, अब हम 8:15 मिलेंगे 8:15 पे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम।